हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो इनकम टैक्स के अंदर जब भी आप सैलरी का चैप्टर करोगे तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी जो टैक्सेबिलिटी है वो कैसे करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, और अगर ये पॉइंट आता है आपको कभी क्वेश्चन में इनकम टैक्स की कैलकुलेशन में तो उसे कैसे करना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इसमें कवर करवाने वाला हूँ। सिर्फ इस वीडियो में आपको प्रोविडेंट फंड के बारे में डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे इसको ट्रीट करना है इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले प्रोविडेंट फंड होता क्या है, ये वैसे नॉर्मली चीज़ आपके सामने लिखी हुई है तो आप इस चीज़ के बारे में आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है, एक इस स्कीम के मतलब ये एक स्कीम है, ठीक है, जिसमें आप नॉर्मल सी एक चीज़ देखते हो कि जब भी आप सैलराइज्ड पर्सन हो यानी एक एम्प्लॉई हो तब ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा देखनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए तो ये सैलरी के अंदर आपको मेनली पढ़ना पड़ता है इसके बारे में कि जो भी एम्प्लॉय है या जो भी एम्प्लॉयर है वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा, मतलब जो अगर एम्प्लॉयर है वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, अगर एम्प्लॉई है वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इसमें रख सकता है। तो ये एक प्रोविडेंट स्कीम होती है जिसके अंदर हम कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं ताकि हमें आने वाले टाइम पीरियड में रिटायरमेंट बेनिफिट हो सके या फिर आने वाले टाइम में कुछ इसका बेनिफिट हमें मिल सके, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वही हमारा बेनिफिट होगा। ठीक है, आने वाले टाइम में। अब बात आती है कितना कंट्रीब्यूशन करना है, क्या उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर टैक्स लग सकता है और कितने तक लग सकता है या नहीं लग सकता, तो वो सारी चीज़ें इसमें आज कवर हो जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपको कोई भी नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। चैनल का लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके बाद जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, अब इसकी टैक्सेबिलिटी है। ठीक है, तो टैक्सेबिलिटी के ऊपर जब भी आप बात करोगे तो सबसे पहले याद रखना है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। वन इज आरपीएफ, सेकंड इज यूआरपीएफ, थर्ड इज एसपीएफ एंड फोर्थ इज पीपीएफ। पीपीएफ के बारे में तो आपने आई थिंक सबसे ज़्यादा जानना होगा, यानी पीपीएफ के बारे में तो सुना भी होगा। बाकी तीन क्या हैं, ये चारों ये क्या होते हैं उसके बारे में पहले मैं एक बात बता देता हूँ। आरपीएफ का मतलब है एक ऐसा प्रोविडेंट फंड जो एक इनकम टैक्स के कमिश्नर के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया होता है। ठीक है, यानी रिकॉग्नाइज बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और विच इज नॉट रिकॉग्नाइज बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स विच इट इज नोन एज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और लास्ट उसके बाद एसपीएफ आता है जो कि मोस्टली प्रोविडेंट फंड होता है उनके लिए जो एम्प्लॉय होते हैं रिलेटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, दैट इज रेलवेज और चैरिटेबल सोसाइटीज़ या फिर लोकल अथॉरिटीज़, ऐसे इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, और जो पीपीएफ होता है वो एक ऐसी स्कीम है जिसमें कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन ये एम्प्लॉयर के लिए अवेलेबल नहीं होता, लेकिन एम्प्लॉय किसी के लिए भी या असेसी किसी के लिए भी अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर इसकी कंट्रीब्यूशन की जाती है तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे करनी है। तो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन करते टाइम अगर आरपीएफ में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा तो उसकी सैलरी के अगर 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन चला गया, यानी सपोज करो उसकी सैलरी जितनी भी है, उसकी सैलरी जितनी भी है दैट इज़ अगर उसकी सैलरी के 12% से ज़्यादा क्या चला गया, उसका ये कंट्रीब्यूशन आरपीएफ का चला जाता है, तो जितना भी 12% से ज़्यादा वो टैक्स में चला जाएगा। अगर मैं इसे शॉर्ट में कहूँ तो 12% तक आपको कंट्रीब्यूशन अगर आप अपनी सैलरी तक कर देते हो तो उसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगने वाला, यानी 12% ऑफ द सैलरी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, मतलब 12% ऑफ कंट्रीब्यूशन जो सैलरी का हिस्सा बन जाएगा वो एग्जेम्प्ट है इस केस में। और 12% से अगर आपका ज़्यादा चला गया सैलरी का, उस केस में आपका ये कंट्रीब्यूशन जितना भी होगा वो टैक्सेबल माना जाएगा। ठीक है, मतलब सैलरी के 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस कंट्रीब्यूशन की अमाउंट, अगर आप आरपीएफ में चले जा रहे हो तो। दूसरा केस है यूआरपीएफ का, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब अनरिकॉग्नाइज है तो उसमें आप ये बात करोगे कि वो इनकम टैक्स का कोई लेना देना नहीं है इसमें, यानी कमिश्नर इसमें कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली बात है कि नॉट टैक्सेबल। तो ये जो अगर आप इसमें कर भी देते हो, एम्प्लॉयर इसमें कर भी देता है, तो उस केस में वो टैक्सेबिलिटी नहीं है। ठीक है, नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। थर्ड आता है एसपीएफ,
अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है या एसपीएफ में इन्वेस्ट करता है, कंट्रीब्यूट करता है, तो वो फुली एग्जाम्प्ट है। पूरा गवर्नमेंट रोल है वहाँ पे, जो भी चीज़ गवर्नमेंट की होती है इनकम टैक्स के अंदर वो फुली एग्जाम्प्ट है ज़्यादातर, ठीक है। और अब आता है आपका पीपीएफ। तो मैंने अभी पहले ही क्लियर कर दिया, एम्प्लॉयर के लिए वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इट इज़ ओनली अवेलेबल टू असेस हिज कंट्रीब्यूशन, ठीक है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अगर एम्प्लॉय है उसका कंट्रीब्यूशन हुआ आरपीएफ के अंदर या फिर यूआरपीएफ के अंदर या फिर एसपीएफ के अंदर या फिर पीपीएफ के अंदर, सभी में एलिजिबल है वो एटीसी की डिडक्शन। लेकिन यूआरपीएफ में ध्यान रखना है कि यूआरपीएफ में उसे एटीसी की डिडक्शन नहीं मिलेगी। 3 चीज़ों में एटीसी की डिडक्शन उसके पास है, लेकिन यूआरपीएफ के केस में यानी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में वो एलिजिबल नहीं है एटीसी की डिडक्शन के लिए। अदरवाइज वो कंट्रीब्यूट जितना भी करेगा उसे एटीसी की डिडक्शन मिल जाएगी। और एटीसी की डिडक्शंस के बारे में हम आगे आपको पता ही है करने वाले हैं, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ एटीसी मतलब 1,50,000 तक मैक्सिमम आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है इस कंट्रीब्यूशन के ऊपर, और मिनिमम 500 आपको करना ही पड़ेगा इसमें कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और 1,50,000 से अगर कोई भी ज़्यादा पार्ट हुआ वो टैक्सेबल के अंदर आ जाएगा। तो 1,50,000 तक आपको डिडक्शन मिल सकती है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट मतलब अगर कोई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है अगर एम्प्लॉयर, अब सिंपल सी बात है, जो भी कंट्रीब्यूशन होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है, तो जितना 12% था आपने इंटरेस्ट भी उसी तरीके से चलाना है कि जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा उसका 9.5% ऑफ द सैलरी एग्जेम्प्ट है। उससे कुछ भी ज़्यादा हुआ यानी अगर आपका रेट 10% भी चला गया तो 0.5 जो परसेंट है वो आपका टैक्स के अंदर आ जाएगा। 9.5% तक जो रेट है वो आपका एग्जेम्प्टेड है, उससे ज़्यादा जितना भी चला जाएगा, यानी सपोज करो आपको 12% के हिसाब से मिलता है तो 12 माइनस 9.5 करने के बाद जितना बचता है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है इस चीज़ को। अब इसके बाद बात क्या करते हैं, अगर यूआरपीएफ में चले जाओ तो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा ही नहीं, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन होगा भी तो टैक्सेबल है नहीं। तो अगर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं है तो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल नहीं होने वाला, सिंपल सी बात है। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा एसपीएफ में फुली एग्जाम्प्ट था तो इंटरेस्ट भी फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय पीपीएफ में मतलब कर ही नहीं सकता, कंट्रीब्यूट अवेलेबल ही नहीं है, तो उसका इंटरेस्ट भी उसे नहीं मिलेगा। बात तो क्लियर हो जाएगी आपको। अगर एम्प्लॉय का केस ले लो, एलिजिबल टू एटीसी डिडक्शन एक्सेप्ट यूआरपीएफ, तो उसका नीचे क्या होगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का केस जो एम्प्लॉयर का था वही एम्प्लॉय का रहेगा, याद रखना है। मतलब एटीसी की डिडक्शन तो मिलेगी कंट्रीब्यूशन के ऊपर, जो इंटरेस्ट है उसमें कितना एग्जाम्प्ट होगा उसे भी 9.5 ही होने वाला है। लेकिन उस केस को नीचे अच्छे से डिफाइन करा गया है, इसलिए लिखा है सी द नोट बिलो, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। वो नीचे आपको अच्छे से और चीज़ बताई जाएगी इसके बारे में। लेकिन अब दूसरा केस आता है यूआरपीएफ का। यूआरपीएफ में उसको एलिजिबल ही नहीं है वो एटीसी के डिडक्शन के लिए, तो जब वो एलिजिबल ही नहीं है तो इसलिए उसके इंटरेस्ट के ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा, इतनी बात क्लियर रख लेना, ठीक है। अगर एसपीएफ का केस है तो वहाँ पे भी उसे एटीसी की डिडक्शन तो मिलने वाली थी, तो उस केस में उसका इंटरेस्ट क्या होगा, एटीसी की डिडक्शन तो मिल जाएगी कंट्रीब्यूशन के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर कैसे मिलेगी। तो इंटरेस्ट के ऊपर आपको एटीसी नहीं मिलने वाला, इंटरेस्ट के ऊपर 9.5% पहले में मिल गया। जब एसपीएफ का केस आता है तो वहाँ पे कुछ लिमिट तक, जो कि नीचे बताई जाएंगी, कुछ लिमिट तक आपको माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है। वो लिमिट क्या है नीचे बताऊँगा। उसके बाद अगर आप पीपीएफ में हो, अगर एम्प्लॉय पीपीएफ में चला जाता है तो पीपीएफ में उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा उसे वो पूरा का पूरा क्या होने वाला है, एग्जेम्प्ट होने वाला है इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है। अब बात आती है इसके बाद कि जो इंटरेस्ट आपका जो नीचे नोट लिखा था वो क्या लिखा था। तो आपने इस नोट को बहुत ध्यान से समझना है, फिर समझ आएगा। तो पहली लाइन में लिखा है कि अगर आप सेक्शन 10 सब सेक्शन 11 की बात करते हो कि कोई भी पेमेंट अगर आपको पीएफ से आ रही है यानी प्रोविडेंट फंड से आप मिल रही है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली या फिर पीपीएफ के अकॉर्डिंग मिल रही है, पीएफ या पीपीएफ कुछ भी ले लो, वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग क्या होने वाली है, फुली एग्जेम्प्ट होने वाली है, ठीक है। दूसरा कहा गया है कि जितना भी अक्यूमुलेटेड बैलेंस होगा या फिर उसके देने या फिर बिकमिंग पेएबल यानी जितना भी ड्यू होगा या जितना भी देने वाला होगा, किसे,
एम्प्लॉय को जिसने आरपीएफ में हिस्सा लिया हुआ है, यानी आरपीएफ का एक्यूमुलेटेड बैलेंस या फिर जितना भी पेएबल है एम्प्लॉय को, वो सारा का सारा बैलेंस और पेएबल जो है आरपीएफ का, वो भी सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन हाउएवर ये चीज़ अब नहीं होने वाली। अब नहीं होने वाली का मतलब ये जो एग्जेम्पशन है इसमें ध्यान रखना है कि वुड नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम, उस इनकम के ऊपर नहीं मिलने वाली जो इनकम इंटरेस्ट एक्रूड के ऊपर आई है। और जो एक्रूड है वो किसका इंटरेस्ट है? वो एक्रूड इंटरेस्ट है आपके कंट्रीब्यूशन का। उन्होंने ये कहा कि इंटरेस्ट एक्रूड के ऊपर आपको ये एग्जेम्पशन तब नहीं मिलने वाली जब आपके कंट्रीब्यूशन की अमाउंट या फिर मतलब मोर देन कंट्रीब्यूशन यानी सम ऑफ कंट्रीब्यूशन की अमाउंट अगर आपकी 2,50,000 तक से ज़्यादा चली जाती है तो फ्रॉम द 1 अप्रैल ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021। दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार, 2021 के बाद अब ये चीज़ कही गई है कि 1 अप्रैल 2021 के बाद जितना भी कंट्रीब्यूशन है अगर वो 2,50,000 से ऊपर चला गया या फिर जितने भी कंट्रीब्यूशन करके सम बनता है 2,50,000 से ऊपर चला गया, अगर उस 2,50,000 के ऊपर जाने के बाद आपको ये दिखा कि इंटरेस्ट एक्रू है और अगर उसके ऊपर टैक्स लगने वाला है तो लगेगा। यानी पहले ये एग्जेम्प्ट था लेकिन अब 2,50,000 तक लिमिट रख दी गई है। अगर कंट्रीब्यूशन ऊपर चला गया तो इंटरेस्ट एक्रू होने वाला भी क्या हो जाएगा? टैक्स में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी केस को डिफाइन किया अच्छे से कि अगर ये तो केस था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन, लेकिन अगर एक ऐसा केस आता है जहां अकेला एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर नहीं, तो उस केस में ये लिमिट 5 लाख तक चली जाएगी। बस इतना सा लिखा है अगले पैरे में। ठीक है, और इस चीज़ को और अच्छे से लास्ट में क्लियर कर दिया कि नोट कर लीजिए कि जो भी इंटरेस्ट एक्रू हुआ है, सपोज करो उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो आपने 31 मार्च 2021 तक किया था लेकिन इंटरेस्ट एक्रू हुआ है उस डेट के बाद, तो क्या वही उस चीज़ में आ जाएगा? यानी कंट्रीब्यूशन पहले करा, इंटरेस्ट एक्रू जो है वो क्या बाद में हुआ है तो मुझे एग्जेम्पशन मिलेगी? यस मिलेगी, तो मुझे विदाउट एनी लिमिट ही मिलेगी। लेकिन 1 अप्रैल के बाद अगर कंट्रीब्यूशन हुआ है उसकी अमाउंट 2,50,000 से ऊपर चली गई तो उसका इंटरेस्ट भी एक्रू जितना हुआ है वो भी टैक्स के अंदर आ जाएगा। 2,50,000 इन केस ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ठीक है, दोनों का, और अगर अकेला एम्प्लॉय है तो 5 लाख का केस आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये समझ लेना, तभी आपको इलस्ट्रेशन जो नीचे दी है वो भी समझ आ जाएगी। इसको पहले करने से आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और दी जाती है कि अगर आप में से कोई भी चाहता है कि कोई कोचिंग क्लासेस हमसे लेनी है या मेरे से पढ़ना है डायरेक्टली, इंडिविजुअली, ग्रुप, कुछ भी ऐसी क्लासेस आपको चाहिए ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन में, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाइए, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई पर्सनली क्वेरी है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आके आप मुझसे बात क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, बाकी आपको उसकी फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी वहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट में कहा गया है कि अगर मैंने जो पीएफ की वैल्यू है वो रिटायरमेंट के बाद में निकलवाई, यानी आरपीएफ का केस हुआ तो आरपीएफ के केस में मैंने कहा मैंने अपनी अमाउंट है वो रिटायरमेंट के बाद विड्रॉन करवानी है या टर्मिनेट हुआ है, तो उस केस में आरपीएफ की जितनी भी अमाउंट होगी वो दोनों रिलेशन में एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सेक्शन 10 और सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 आएगा यहाँ पे, सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 के अंदर। मैं पहले बता दूं थोड़ी सी मिस्टेक है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 के अंदर आपको पीडीएफ में सही मिल जाएगा, यहाँ पे देख लेना एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 आएगा। ठीक है जी, क्लियर कर लेना यहाँ पे। अब आता है यूआरपीएफ। अब आता है यूआरपीएफ। यूआरपीएफ में कहा गया है कि अगर आप एम्प्लॉयर हो तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाली, सिर्फ एग्जेम्पशन मिलेगी एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन को, और जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट हुआ तो वो चला जाएगा किसके लिए? वो चला जाएगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदरवाइज कंट्रीब्यूशन जो है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। ठीक है,
और अगर आप एम्प्लॉयर हो तो या फिर उसका कोई इंटरेस्ट है वो आएगा इसी के अंदर, वो एज अ पार्ट ऑफ सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी का पार्ट मान के ले लिया जाएगा सैलरी के अंदर, यूआरपीएफ में अगर आप विड्रॉन करवाते हो इसके बाद, ठीक है। और एसपीएफ पीपीएफ के केस में वो फुली एग्जेम्प्ट है, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 11 आएगा, ये भी सही कर लेना, सेक्शन 10 अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 11 आएगा जो मैंने ऊपर सेक्शंस बताए थे, ठीक है। अब आ जाइए इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है इलस्ट्रेशन, ठीक है। मिस्टर धर्म रिटायर हुए हैं सर्विसेज ऑन 31 दिसंबर, रिटायर होने के बाद की बात करी गई है, जो अभी बताया केस मैंने वही इसमें इस्तेमाल होने वाला है कि उसकी 25 ईयर्स ऑफ सर्विसेज होने के बाद उसने ये बताया कि मेरी सैलरी है इतनी, डेयरनेस अलाउंस है 72,000 हो गया, और जिसमें से 50% जो है वो मेरा रिटायरमेंट का हिस्सा है, तो लमसम मेरी इतनी बनी है यूआरपीएफ के अंदर, तो मैंने डिपॉजिट इतना करवाया, मुझे अब बताइए कि मेरी कितनी यूआरपीएफ टैक्सेबल होगी, जबकि उन्होंने नीचे इन्फॉर्मेशन दी है ऑन द अमाउंट आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम यूआरपीएफ, जितनी मिली है 6 लाख रुपए, उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 2,20,000 रुपये, उसके ऊपर इंटरेस्ट है 50,000 रुपये, एम्प्लॉई का है 2,50,000 रुपये और उसका इंटरेस्ट है 60,000 रुपये। ये देने के बाद पूछा है आप बताइए अब क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन साथ में राइज कर दिया कि क्या आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है अगर यूआरपीएफ के जगह पे आरपीएफ होता तो इसको तो बाद में देखेंगे, पहले आएंगे सोल्यूशन के ऊपर। सबसे पहले बात आती है यूआरपीएफ में टैक्सेबिलिटी कितनी बनेगी, तो अभी वाला केस कराया यूआरपीएफ का कि यूआरपीएफ में क्या होने वाला है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होने वाला और इंटरेस्ट जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। तो एम्प्लॉयर का तो होने ही वाला है, तो एम्प्लॉयर ले लीजिए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 2,20,000 और इंटरेस्ट इज इक्वल टू 50,000, आपका ऐड होने के बाद इनकम अंडर हेड सैलरी कितनी बन गई 2,70,000। सिंपल था, क्योंकि एम्प्लॉय इसमें है नहीं आएगा तो वो तो नहीं आएगा, लेकिन एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट जो है वो नीचे ज़रूर आएगा, दैट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो उसमें लेने के बाद आपका आ गया 60,000। तो टोटल यूआरपीएफ के अंदर आपकी अमाउंट कितनी बन गई टैक्सेबल, दैट इज़ 3,30,000। सिंपल सा आंसर था ये, बस अगर आपको पॉइंट्स क्लियर है कहाँ पे डालना है उन्हें, तो इज इट। अब आइए नोट के ऊपर कि वही चीज़ कही गई है जो मैंने अभी आपको पढ़ाई यूआरपीएफ का केस क्या था वो, और इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि क्या उसकी जगह पे अगर आरपीएफ होता तो केस कुछ और होता। तो जल्दी से ऊपर आइए, तो मैंने आपको बताया था कि आरपीएफ के केस में सेक्शन 10 सब सेक्शन 12 के अंदर मैंने क्लियर करवाया कि सेक्शन 12 नहीं है, वहाँ पे सेक्शन 10 सब सेक्शन 12 आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है ये रहा। The fund is now in RPF. Since the fund is now RPF, the maturity takes place after services of 25 years. The entire amount received on maturity will be fully exempted under section 10 subsection 12 के अकॉर्डिंग। अगर आप RPF में रिटायरमेंट के बाद अपना पैसा निकलवाते हो तो ये केस एग्जेम्प्ट हो जाएगा दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। तो ये लाइन नहीं लिखोगे तो सीए के अंदर तो मार्क्स कटने वाले हैं, वैसे भी कटने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था। आई होप आपको प्रोविडेंट फंड की ये वीडियो जो है वो पूरी क्लियर कट समझ आ जानी चाहिए अब कि प्रोविडेंट फंड की टैक्सेबिलिटी और प्रोविडेंट फंड में क्या क्या केसेस हैं और कैसे कैसे इसे करना है, ये चार्ट ज़रूर समझ लेना, अच्छे से आपको हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो आई होप आपको अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा कि क्या है प्रोविडेंट फंड और कैसे इसकी टैक्सेबिलिटी को करना है, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कोई भी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।